नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बताएंगे आपको क्यों जरूरी है सही निवेश जिससे जिंदगी के लक्ष्यों को करे हासिल, कौन सी उम्र में और कहां करें निवेश जिससे आपको मिले बेहतरीन रिटर्न, कौन से फंड में निवेश करने से होगा आपको सबसे ज्यादा फायदा, और खास तौर पर हमारा फोकस आज कहां रहेगा। हम बताएंगे एनआरआईज की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको कैसे चुनना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग अगर करनी है उसकी शुरुआत कैसे करें, और कहां पर आपको पैसे डालने की जरूरत है जिससे आपका अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए 60 साल की उम्र तक। और यही पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए हमारे साथ आज बने हुए हैं फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आज हम ढेरों सवालों के जवाब आपसे जानेंगे। कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं और ऐसा ही पहला सवाल इनफैक्ट एनआरआईज को लेकर है। कई एनआरआईज के हमारे पास सवाल आते रहे हैं मनी गुरु में ही। वो जानना चाहते हैं कि एनआरआईज के लिए निवेश का सही तरीका क्या है, खास तौर पर अगर भारतीय इक्विटी फंड में किसी एनआरआई को निवेश करना है वो कैसे करे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, और साथ ही टैक्स नियम खास तौर पर उनके लिए कैसे होते हैं। स्वाति, एनआरआईज अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो पहली बात है उन्हें कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। आपको जो अकाउंट यूज़ करना है वो आप या तो आपका एनआरई अकाउंट होता है या एनआरओ अकाउंट होता है, जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल या नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स जो इंडियन बैंक्स के साथ आप मेंटेन करते हैं उसमें से आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और जो निवेश करना है, अगर आपके पास मान लीजिए एनआरई या एनआरओ अकाउंट दोनों ही नहीं है तो आप अपनी जो फॉरेन की बैंक में जो आपके अकाउंट है वहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पर हर्षवर्धन आवाज में टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, लेकिन जैसा कि हर्षवर्धन बता रहे थे कि एनआरआईज को निवेश के लिए किसी विशेष इजाजत की जरूरत नहीं होती है और जो निवेश है वो एनआरई या एनआरओ अकाउंट से किया जा सकता है, और जो निवेश है वो रुपए में किया जाना चाहिए, भुगतान भी रुपए में ही होगा। हर्षवर्धन, आपके पास फिर से आएंगे। आप एनआरआईज के लिए निवेश के सही तरीके बता रहे थे। निवेश का तरीका तो आपने बताया कि इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्सेशन और टीडीएस की बात की जाए तो ये जो सब जरूरतें होती है ये कैसे पूरी की जाती है? स्वाति, अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो जो इक्विटीज़ में निवेश करते हैं, जो इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं, वो जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अगर कोई भी एनआरआई को होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मतलब आपने अपने जो यूनिट्स हैं वो 1 साल से ज़्यादा जब होल्ड करते हैं उस पर जो भी आपको कैपिटल गेंस होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। क्योंकि टैक्स नहीं लगता है उसमें कोई भी टीडीएस नहीं है जो आपको एक एएमसी काटेगी। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल के पहले आपने निवेश करने के पहले 1 साल के पहले आपने फंड में से निकाल लिया है, तो जो भी आपको कैपिटल गेंस होता है अगर हम टैक्सेशन रूल्स देखते हैं तो उसमें 15% आपको कैपिटल गेंस टैक्स भरना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और जो भी सरचार्ज और सेस होते हैं, सो ये दोनों मिला के करीबन 17.77% तक आसपास टैक्स रेट होता है। तो जो फंड हाउस है वो आपको रिडेम्पशन प्रोसीड्स में से ये टैक्स आपको टीडीएस के रूप में काट के आपके हाथ में देंगी। अगर हम डेट फंड्स की बात करते हैं, नॉन इक्विटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, सो उसमें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है लिस्टेड यूनिट्स में जो 36 मंथ्स 3 साल के बाद आप रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 20% इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और जो सरचार्ज और सेस मिला के करीबन 23.69% आता है। सो जो आपका कैपिटल गेंस होगा लिस्टेड डेट यूनिट्स पे उस पर आपका टीडीएस कटेगा 23.69%। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हैं अनलिस्टेड यूनिट्स पे उस पर आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। 10% आपका जो गेंस होगा उसका 10% प्लस सरचार्ज मिला के 11.85 आता है, इतना टीडीएस कट के आपको आपका पैसा मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात कर रहे हैं जो 3 साल से पहले आप जनरेट करते हैं तो फुल टैक्सेशन है 30% प्लस सरचार्ज, सो वो है 35.54%। तो ये आपका टीडीएस भी 35.54% होगा और बाकी पैसे आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो एनआरआईज के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश का सही तरीका क्या है, क्या टैक्स बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं, ये आपने हर्षवर्धन बताया काफ़ी अच्छे डिटेल में। अगला सवाल हम लेते हैं विशांक चौधरी का। ये अगले 4 साल में सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाएंगे।
4 साल का टाइम इनके पास है, तो उसमें से उन्होंने 3 साल निकाले हैं, जिसके लिए 5,000 रुपए को ये RGESS में लगाना चाहते हैं, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स में। टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए ये इनका निवेश करने की स्ट्रैटेजी है। 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपने बारे में दी है। अब ये भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो रकम है इसकी ज़रूरत इन्हें रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक नहीं होगी। तो अब जो उन्होंने RGESS स्कीम चुनी है, आपको लगता है 3 साल के लिए स्कीम इनके लिए एकदम एप्ट है इस गोल को कंप्लीट करने के लिए? और RGESS के बारे में थोड़ा डिटेल्स में अगर आपसे जाने तो ये स्कीम कैसी है? वेल स्वाति, अगर हम इनकी क्वेरी देख रहे हैं, इन्हें ये पैसे जो हैं वो 6 साल तक चाहिए नहीं। अभी जब रिटायरमेंट होगा और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बताया है कि एक वक्त के लिए इन्हें चाहिए नहीं। तो 6 साल के लिए अगर इन्हें निवेश करना है तो RGESS स्कीम में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं, इन्होंने बताया है कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें करीबन 2 साल तक ये पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम ये समझ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो इन्हें रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, इनके पास एक सुपर एन्युएशन फंड या कोई भी ऐसी इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्रोविजंस हैं इनके पास जिनसे इन्हें रेगुलर इनकम आ सकती है। तो अगर ये है तो डेफिनेटली इनके पास इक्विटी एलोकेशन करने के लिए स्पेस बचता है, प्लस RGESS स्कीम जो है वो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये इसका फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हैं और टैक्स सेविंग RGESS स्कीम में निवेश कर सकते हैं। एक एडवांटेज और RGESS में करने का ये है कि जो इनका मैंडेट है कि जो आप पैसे ये स्कीम में लगाते हैं, ये स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में होगा। वो जो इंडेक्स का हिस्सा है या तो कोई प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनका प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, डिविडेंड पेइंग है और मिनिमम टर्नओवर है। तो जब ये पैसे लगाते हैं वो एक ब्लू चिप कंपनीज में ही इनवेरिएबली निवेश होता है, तो इन्हें उस प्रकार से भी इनका पोर्टफोलियो एक अच्छा बनेगा। अब ये है कि क्योंकि इन्हें 6 साल के लिए चाहिए, सीनियर सिटीजन की तरफ रिटायरमेंट की तरफ नेक्स्ट 3 या 4 साल में होने वाले हैं, तो ऐसा एक पोर्टफोलियो अगर बनता है तो ये टैक्स बेनिफिट का ले भी सकते हैं, प्लस एक अच्छे एसेट में इनका निवेश भी होगा। ऑलराइट, क्योंकि रिटायरमेंट के काफ़ी नज़दीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और स्कीम्स है जो ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, आपको लगता है उनके मुकाबले RGES इज़ अ बेटर ऑप्शन? हाँ स्वाति, क्योंकि ये एक लमसम में निवेश करना चाहते हैं और इनका टाइम होराइजन 6 साल का है। एक रेगुलर कमिटमेंट नहीं है कि हर साल इन्हें कोई अमाउंट भरना है। इन्हें प्लस टैक्स बेनिफिट भी चाहिए। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो इनके पास एक ऑप्शन है कि वो ELSS स्कीम्स में निवेश करें, जो आपकी रेगुलर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं। अगर उसमें निवेश करते हैं 3 साल का लॉक इन होता है, उसमें 1,50,000 का जो लिमिट है ATC का, सेक्शन 80C में जो लिमिट है उसके तहत में वो पूरा 1,50,000 आता है और ये ELSS भी उसी में आती है। RGESS के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि आपको अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जिन्होंने पहले कभी इक्विटी मार्केट्स में निवेश नहीं किया है उनके लिए एक इंसेंटिव है निवेश करने का। तो उसमें ये निवेश करते हैं तो एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, इक्विटी एसेट्स बनते हैं और क्योंकि 6 साल का टाइम होराइजन है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बन रहा है जिसमें वो अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं कुमार रमेश जी का, और इन्होंने कहा है कि HDFC लाइफ न्यू इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी इन्होंने खरीदी है। 14 अप्रैल 2015 को ये पॉलिसी इन्होंने खरीदी थी। लगभग 1 साल से ऊपर का समय इन्हें हो गया है। पॉलिसी में 68,000 रुपए का इन्होंने निवेश किया था। ये रकम इनकी पॉलिसी में अभी निवेशित है। पेंशन की पहली किश्त 4,253 रुपए अप्रैल 2016 में इन्हें मिल गई है 1 साल के बाद। अब पूरी एन्युटी राशि को NPS में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इन्होंने इस तरीके से अपना एक प्लान सेट किया है कि एन्युटी का NPS में इन्हें ट्रांसफर करना है। आपको लगता है जो इनका ये प्लान है और जिस तरीके इन्होंने आगे की सोच रखी है, ये बिल्कुल इनके लिए बेनिफिशियल साबित होगी? वेल स्वाति, अगर हम NPS की बात कर रहे हैं और इमीडिएट एन्युटी प्लान्स की बात कर रहे हैं तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि NPS का फंक्शन क्या है, वो कैसे उसका प्रोडक्ट बनाया गया है। सो NPS, मान लीजिए एक इंसान है जो 30 साल का है, उसे रिटायरमेंट 60 साल में चाहिए। सो 30 ईयर्स की उम्र से 60 ईयर्स की उम्र तक जब वो निवेश उसके अंदर करते हैं और वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो NPS के ज़रिए करते हैं आप, और उसमें आपको 4-5 स्कीम्स दी गई हैं जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपका निवेश NPS के ज़रिए होता है एक कोई भी स्कीम में। फिर 60 साल की उम्र में आपको एक किया जाता है कि जो भी आपका कॉर्पस बना है वो कॉर्पस में से आप एक हिस्सा निकाल सकते हैं, जो कम्यूटेशन कहते हैं।
तो एनपीएस आपको परमिट करता है कि आप 60%, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो गए हैं 60 साल की उम्र में, 6 लाख रुपए आप उसमें से लमसम के तौर पे निकाल सकते हैं। बाकी का जो 40% है, 4 लाख रुपए हैं, वो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर करना है। एनपीएस अपने आप से कोई भी पेंशन रेगुलरली देता नहीं है। वो पैसा जो 4 लाख रुपए है वो आप एचडीएफसी जैसी कोई कंपनी है, एलआईसी है, या कोई भी रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास आपको एक इमीडिएट एन्युटी प्लान खरीदना है। जो इन्होंने किया है, इन्होंने एक एचडीएफसी न्यू इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीदी है, तो ये पैसे आप एक इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर होंगे। सो एनपीएस में से निकल के आप एक्चुअली एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आएंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑप्शंस देंगी कि आपको पेंशन किस तरह से चाहिए। तो पेंशन के भी 4-5 ऑप्शंस होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हैं। अब उस प्रकार से आपको पेंशन आपके आजीवन मिलते रहेगा। अब ये सवाल है कि एक बार आपने पेंशन शुरू कर लिया, क्या आप उसे 1 साल 2 साल बाद आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं करना है कंटिन्यू, कहीं और शिफ्ट करना है? नहीं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप और इंश्योरेंस कंपनी दोनों बंधे गए हैं। मान लीजिए आज आप बोलते हैं मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, मुझे पेंशन किसी और कंपनी से चाहिए, कल जाके अगर इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसा करती है कि मुझे आपको पेंशन नहीं देना, आप जाके किसी और से ले लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज इसमें से बाहर नहीं निकल सकती हैं और इसी प्रकार इन्हें अभी आज की तारीख में कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। सो एनपीएस में डेफिनेटली पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खाली एक्यूमुलेशन फेज का है। डिसबर्समेंट पीरियड जो पेंशन आने का है वो ऐसे भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ही उन्हें लेना होगा। आपने कहा कि इस स्कीम को बीच में छोड़कर आप जा नहीं सकते हैं। फॉर एनी रीजन अगर डिसकंटिन्यू करना पड़े तो इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, या पहले से ही सोच समझकर ये स्कीम लेना वही बेहतरी होती है? एक्चुअली आपने स्वाति एकदम सही सवाल पूछा। ये जो पेंशन की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है लाइफ का, क्योंकि इसके बाद जो आप पैसे डालते हैं या कोई भी इमीडिएट एन्युटी प्लान खरीद रहे हैं या कोई भी निवेश कर रहे हैं, ये आपके पास एक मात्र सोर्स होता है आपकी इनकम का, एक लाइफ चेंज होती है। तो जब आप ऐसी कोई भी पॉलिसी में अपना पैसा डालते हैं इमीडिएट एन्युटी प्लान में, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार से पैसे वापस मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज 5 या 6 ऑप्शंस आपको देती हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चूज़ करनी चाहिए, और पेंशन का जो अमाउंट है वो चॉइस पे डिपेंड करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस लेके कोई प्रोफेशनल से समझ के आप वो ऑप्शंस चूज़ करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उसके बाद सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड होने वाली है। आप ये ऑप्शंस चेंज नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सोच समझ के कोई भी ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, और हो सके तो एक प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। जी एब्सोल्युटली हर्षवर्धन, आपने भी काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बताया कि किस तरीके से आप इस स्कीम के तहत या इस ऑप्शन के तहत आगे बढ़ सकते हैं और सोच समझकर आगे बढ़े, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेके ही। अगला सवाल राहुल अरोड़ा जी का लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या डिविडेंड ऑप्शन चुनना चाहिए, क्या ये समझदारी होती है? डीडीटी भी नहीं लगता है, डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है। इन्हें काफी नॉलेज है इस चीज की, लेकिन डिविडेंड ऑप्शन चुनना क्या बेहतरी के लिए होता है? हर्षवर्धन। अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं और उसकी जो ग्रोथ, आपके जो प्रॉफिट्स होता है उसमें 2 तरीके हैं। एक है कि आप डिविडेंड, जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के तौर पे आपके हाथ में दे दिया जाता है जैसे जैसे अनाउंस होता है, या आप उसे एक्यूमुलेट होने दें और आगे जाके जो आपकी ज़रूरत है, मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद आपको आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो वो कंपाउंड होते रहता है और वो एक साथ आपके हाथ में मिलता है। अब इसके बीच में जो इन्होंने सवाल पूछा है वो सिर्फ टैक्सेशन को लेके इनके माइंड में है। सो मान लीजिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और डिविडेंड के रूप में आप पैसे बाहर निकाल रहे हैं, सो आपको डीडीटी कुछ भी नहीं लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी नहीं लगता। जो डिविडेंड आपके हाथ में आता है वो टैक्स फ्री होता है, और वही पैसा अगर आप खर्च कर देते तो उस पर कंपाउंडिंग नहीं होगा, अगर आप वापस निवेश करते हैं तो उस पर कंपाउंडिंग फैक्टर आपको मिलता है। अगर हम ग्रोथ ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर 1 साल के बाद आप अगर पैसे निकालते हैं तो उस पर ऐसे भी कोई टैक्स नहीं लगना है। सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, सो डिविडेंड पे आउट ले रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म का ग्रोथ ऑप्शन ले रहे हो, उसमें टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपको रेगुलर फंड्स चाहिए तो आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो ग्रोथ ऑप्शन लीजिए। लेकिन फिर भी अगर कई लोगों को शक होता है कि आज की तारीख में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटीज में टैक्स फ्री है, हो सकता है आगे जाके ये टैक्सेबल हो जाए, सरकार इस पे 10% टैक्स ले ले। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आज की तारीख में टैक्स फ्री है, कल जाके टैक्सेबल हो जाए। सो कई निवेशक हैं वो ये चाहते हैं कि आज की जो बेनिफिट्स हैं वो आज मैं ले लूँ। तो और अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि वो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन नहीं लें, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले लें। इससे क्या होगा, जो भी आपकी गेन्स होती हैं म्यूचुअल फंड हाउस डिविडेंड बोल के अनाउंस करके उसमें एंट्री करेगी और फिर री इन्वेस्ट वापस कर देगी। सो टैक्सेशन पॉइंट से न्यूट्रल है और आपको आपका टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। हर्षवर्धन, ऐसा ही सवाल हमारे पास सत्यकाम भारद्वाज जी का है, जो अगले साल रिटायर हो रहे हैं और 60 लाख रुपए एक मुश्त रकम इन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। कुछ इन्होंने अपने निवेश भी बताए हैं, 12,000 रुपए पेंशन हर महीने इनको आएगी, इसके बाद 18 लाख शेयर में और 13 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने लगाए हुए हैं। कंपनी से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। इसके अलावा जो उनकी पत्नी है अलग से 5 लाख का हेल्थ प्लान भी है, कोई लोन भी नहीं है इनके ऊपर। और ये भी एक क्लियर करना चाह रहे हैं कि इस निवेश से हर महीने 50,000 रुपए की इनकम ये चाहते हैं। तो आखिरकार ये जो अब इनके पास रकम है ये कहाँ निवेश करें? वेल स्वाति, ये अगेन यही सिनेरियो है कि कंपनी का एक सुपर एन्यूएशन फंड है जिनका इनका जो इकट्ठा अमाउंट है वो 60 लाख रुपीज़ आ चुका है। अब अगर हम ये इसकी बात करते हैं इसका यूटिलाइजेशन का, तो अगर ये चाहते हैं तो ये 60 लाख में से 1/3 ये से निकाल सकते हैं। 1/3 जो रकम है वो करीबन 18 लाख रुपए होती है। ये वो एक लमसम के रूप में अपने हाथ में ले सकते हैं और वो अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि इसे निवेश कहाँ करना है। बाकी का जो 2/3 हिस्सा है वो इन्हें एक एन्युटी पॉलिसी लेनी होगी, या तो वहीं उसी कंपनी से जिनके साथ ये मैनेज किया जा रहा है, जो इनका एम्प्लॉयर जिसके साथ टाई अप करके आज की तारीख में पैसे जमा किए गए हैं, या ये ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी इनके लिए एक इमीडिएट एन्युटी प्लान देती है। सो जो इनके पास लिबर्टी है वो सिर्फ वो 1/3 हिस्से की है, जो ये चूज़ कर सकते हैं कि ये या तो फिक्स डिपॉजिट में रखें या टैक्स फ्री बॉन्ड्स में लगाएं जिससे इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। इनके लिए एक तरीका यही होगा कि क्योंकि रकम भी ज़्यादा है, हमने बात की कि रिटायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है अपनी लाइफ का, तो बहुत प्लानिंग से किया जाना चाहिए और एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। सो जो 2/3 अमाउंट है ये वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, एन्युटी का भी वो भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि जब ये 18 लाख रुपए निकाल लेंगे वो किस में निवेश करें ताकि इन्हें एक ऑप्टिमम जो टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिले, क्योंकि पेंशन जो बोल के आती है वो टैक्सेबल होती है। सो मेरा सुझाव इनके लिए यही रहेगा कि वो एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलके एक पूरा होलिस्टिक व्यू लें और एक अच्छी तरह एक सही तरीके से इसका निवेश करें, ताकि इन्हें बाद में जाके, और हमने ये भी बात की कि अमाउंट फ्रीज हो जाता है, लॉक इन हो जाता है, आप फिर ये ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। तो एक एडवाइस लेके अगर ढंग से करेंगे तो इनके लिए बेटर होगा। तो मेरी सलाह प्लानिंग के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का। अब बहुत क्विकली हर्षवर्धन आपसे जानना चाहेंगे, चेतन सक्सेना हमसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि वो एक बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में मेडिकल खर्चे उठाने के लिए उनको किस तरीके से अब आगे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, और बेबी प्लान करने से पहले उन्होंने सोचा है, बहुत अच्छी बात है। दैट्स राइट, करेक्ट स्वाति। अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसीज़ की बात करते हैं जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स इंक्लूडेड है, सो वो मैटरनिटी बेनिफिट्स वाली कई कंपनीज हैं जो ये पॉलिसीज़ देती है। ICICI लोम्बार्ड है, अपोलो DVK है, मैक्स बुपा है। सो ऐसी कोई भी कंपनीज में से ये चूज़ कर सकते हैं जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। सिर्फ इन्हें ध्यान रखना होगा जो भी कंपनी मैटरनिटी बेनिफिट देती है उसमें मिनिमम वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है, विच मीन्स जब आप पॉलिसी लेते हैं और उसके 2 साल के अंदर आपका मैटरनिटी बेनिफिट्स का क्लेम आता है तो वो नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद ही मिलेगा। सो अगर ये 2 साल बाद इनका एक्सपेक्ट है तो फिर तो पॉलिसी ले सकते हैं, नहीं तो इनके कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और तमाम क्वेरीज का जवाब देने के लिए। तो आज मनी गुरु में बस इतना ही।